वो दुल्हन किसी भयानक छिपकली की तरह रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। अगले ही पल वो रेंगती हुई विजय के खून के पास पहुंची। गांव से कुछ ही दूरी पर बने एक पुराने सुनसान कमरे में आकाश और विजय बैठे थे। दोनों ही मोबाइल स्क्रीन पर झुके हुए थे। उनकी सांसें उस पल थम गईं जब अचानक उनके स्मार्टफोन के स्क्रीन पर एक अजीब सा संदेश उभर आया। वेलकम, आप सभी का दुल्हन की हवेली में स्वागत है। उस मैसेज के नीचे एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक जर्जर हवेली दिखाई दे रही थी और हवा में एक लाल साड़ी फड़फड़ा रही थी, मानो किसी अधूरी कहानी को दोहरा रही हो। उसी साड़ी के भीतर एक दुल्हन की परछाई थी। कहा जाता है हर रात वहां एक दुल्हन भटकती है जो अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए दूल्हे के इंतजार में पागल होकर किसी भी पुरुष को अपना शिकार बना लेती है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, कमरे में खामोशी छा गई। आकाश ने अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए विजय के कंधे को झकझोरा। यार विजय, ये तो बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है। दुल्हन की हवेली, लगता है वहां जाकर देखना ही पड़ेगा। विजय की सांस अटक गई। उसकी आंखों में डर का साया उतर आया। देख भाई, जिस जगह की चर्चा जितनी अधिक होती है वो उतनी ही डरावनी भी होती है। तू ही सोच, उस जगह को दुल्हन की हवेली क्यों कहा जाता है? आकाश हंस पड़ा। उसकी आंखों में रोमांच की आग जल उठी। अरे यार विजय, तू बहुत डरता है। एक बार वहां जाने में हमारा क्या जाता है? चलना यार, प्लीज एक बार। विजय ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपनी किस्मत लिख रहा हो। ओके ओके, अब ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम सिर्फ उस जगह को बाहर से देखेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। आकाश के चेहरे पर एक विजयी चमक दौड़ गई। ओके भाई ओके, मैं तुम्हारी सारी शर्त मानता हूँ। अब चलें खैरागढ़। अगली सुबह धुंध से ढका सूरज आसमान में अधमरा टिके था। आकाश ने कार स्टार्ट की और दोनों खैरागढ़ गांव की ओर बढ़े। उस रास्ते पर मानो सदियों से किसी इंसानी कदम की आहट तक नहीं पड़ी थी। रात धीरे धीरे बढ़ रही थी। उस रास्ते पर ना कोई होटल था, ना कोई दुकान, यहां तक कि दूर दूर तक एक दीपक की हल्की सी लौ भी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक अंधेरे को चीरती एक रोशनी उनकी आंखों में चुभी। दूर दाईं ओर एक विशाल महल चमक रहा था, मानो रात की नीरवता के बीच किसी मृत आत्मा का निमंत्रण हो। आकाश की आंखें उस रोशनी में अटक गईं। यार विजय, लगता है उस महल में सगाई या शादी हो रही होगी। चल आज वहीं रुक जाते हैं। विजय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने थरथराती आवाज में कहा, नहीं भाई, इतनी रात को यहाँ? घड़ी देख, रात के करीब 1:30 बज रहे हैं। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। इतनी रात को कौन शादी करता है? रात और गहरी हो चुकी थी। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई अनदेखा प्राणी उनमें छिपा बैठा हो, और हवा में एक अनजानी गंध, मानो कोई पुराना शव सांस ले रहा हो। विजय की बात खत्म होते ही आकाश ने उसकी ओर देखा। उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी, अहंकार से भरी और डर से अनजान। उसने बिना सुने अपनी कार को उस चमकते हुए महल की ओर मोड़ दिया। महल की दीवारों पर उभरी नक्काशियां मानो किसी अनजानी भाषा में चेतावनी दे रही थी। पर आकाश के लिए यह रहस्य नहीं, एक रोमांचक खेल था। कार जैसे ही महल के आंगन में पहुंची, हवा अचानक और भी ठंडी हो गई। आकाश ने बिना सोचे उत्साह से भरे स्वर में विजय की ओर मुड़कर कहा, चल अंदर चलते हैं। दोनों ने दहलीज पार ही की थी कि उन्हें पीछे से कुछ घसीटने की आवाज आई।
जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अजीब सी बिखरी हुई सफेद दाढ़ी, कमर झुकी हुई, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे। उसके शरीर से राख और पुराने धुएं की अजीब सी गंध आ रही थी। उसने गुस्से से उनकी ओर उंगली तानी। तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? मेरी बात मानो, यहां से तुरंत निकल जाओ। कहीं वो डायन जाग गई तो तुम दोनों का क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। विजय की पुतलियां डर से फैल गई, लेकिन आकाश केवल हंसा। उसकी हंसी में मूर्खता थी, समझ नहीं। क्या अंकल, मजाक करने के लिए हम ही मिले थे? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ये डायन वायन जैसा कुछ नहीं होता। बूढ़े की आंखों में दहशत भरी थी। सिर्फ चेतावनी नहीं, अनुभव की यादें थी। उसने धीरे टूटती आवाज में कहा, बेटा तू समझ नहीं रहा, ये एक मृत दुल्हन का सजा हुआ महल है। बेचारी बेहद भयानक तरीके से इस मंडप पर जलकर मर गई थी। उसके भी कुछ सपने थे, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके इतना कहते ही हवा का तापमान अचानक और भी गिर गया। विजय का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। वो बूढ़े के बिल्कुल करीब आकर बोला, अंकल आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझा नहीं। कौन दुल्हन, कौन डायन? डायन दुल्हन है कि दुल्हन डायन है? बूढ़ा व्यक्ति विजय की बात सुनकर अचानक अपने पुराने फटे थैले में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगा। थैले के अंदर से उसने 2 नींबू निकाले। उसकी उंगलियां कांप रही थी जब उसने वो नींबू विजय और आकाश के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम दोनों नास्तिक हो, लेकिन मेरी एक बात मान लो, ये नींबू अपने पास रखो। इससे तुम्हारे पास कोई भी बुरी शक्ति भटक भी नहीं पाएगी। उसकी आवाज में चेतावनी नहीं, एक दर्द था, जैसे वो जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। आकाश ने नींबू को देखा और जोर से ठहाका लगाया। उसकी हंसी रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज गई। क्या अंकल, ये पिद्दी सा नींबू हमारी रक्षा करेगा? फालतू। अरे मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। आकाश ने बिना सोचे समझे नींबू को उस बूढ़े व्यक्ति को वापस पकड़ा दिया और विजय की ओर मुड़कर बोला, यार विजय, क्या तू इस बुढ़ऊ की बात सुन रहा है? देख नहीं रहा सामने ये आलीशान महल हमारे आने का इंतजार कर रहा है। विजय की सांसें गहरी हो गई थी। उसके कानों में बूढ़े की हर बात हथौड़े की तरह बज रही थी। अंकल सच कह रहे हैं, ये जगह। विजय को लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, और फिर भी दोनों ने महल की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वे दहलीज पार करते हैं, आसमान बदलने लगा। काले बादल अचानक ऐसे इकट्ठा होने लगे जैसे कोई राक्षस जाग गया हो। उन दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा गायब हो चुका था। उनकी रीढ़ में बर्फ सी ठंड उतर गई। अचानक बादलों में घनघोर गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगी। बूंदें इतनी ठंडी थी कि लग रहा था जैसे किसी कब्र की मिट्टी खोलकर बरस रही हो। वो दोनों बारिश से बचने के लिए तेजी से महल के अंदर घुस गए। महल का अंदरूनी हिस्सा अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र, जिनमें हर दुल्हन की आंखें मानो जीती जागती हो। फर्श पर धूल, लेकिन बीच बीच में किसी के ताजे पैरों के निशान। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे थे, उनके आसपास सफेद धुंध फैलती जा रही थी, और तभी किसी की पायल की छन छन आवाज आने लगी। धीमी धीमी आती पायल की खनखनाहट अचानक इतनी करीब आ गई मानो कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो।
दोनों के दिल अचानक थम से गए। दोनों चुप थे। तभी अचानक पीछे से किसी की गर्म सांस महसूस होने लगी, जैसे कोई उनके बेहद करीब खड़ा हो। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। और तभी धुंध के पार एक औरत दिखाई दी। लाल साड़ी, सिर पर दुल्हन का घूंघट, हाथों में मेहंदी और शरीर से उठता धुआं, मानो कोई आग में जला हो। स्वागत है, बहुत देर कर दी मेहरबान। अब तो हम आपका इंतजार करना ही भूल गए थे। आकाश और विजय को एक साथ एहसास हुआ कि ये महल खाली नहीं है, कोई साया उनके साथ है और वो बरसों से उनका ही इंतजार कर रहा था। आकाश धीमी आवाज में कांपते हुए बोला, विजय भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा, लाल साड़ी पहने एक औरत उस कमरे की तरफ जा रही थी। विजय ने उसकी बात सुनी और अनचाहे ही उसके कदम आकाश के पीछे बढ़ने लगे। दोनों महल के दूसरे कमरे की तरफ जाने लगे। हर कदम पर फर्श की चटकने की आवाज आ रही थी। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक कुछ उनके बिल्कुल पास से रातों की तरह गुजरा। एक काली परछाई, इतनी तेजी से कि उसके साथ गुजरती हवा भी जैसे चीरती हुई निकल गई हो। तभी विजय चीख उठा। उसके दाएं हाथ पर किसी नुकीली चीज का गहरा कट बन चुका था। खून की एक मोटी धारा बहकर फर्श पर गिरने लगी थी। खून की बूंदें फर्श को छूते ही हर तरफ काली धुआं छोड़ने लगा, जैसे वो खून किसी शाप की कुंजी हो। महल की गहराइयों में से वही दुल्हन दिखाई दी। सफेद निर्जीव आंखें, बाल बिखरे हुए, मानो हवा के थपेड़ों से नहीं बल्कि मौत की चीखों से उड़े हो। लाल साड़ी, वो दुल्हन किसी भयानक छिपकली की तरह रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। अगले ही पल वो रेंगती हुई विजय के खून के पास पहुंची और उसके खून को सूंघने लगी। और फिर अगले ही पल किसी वहशी जानवर की तरह उस खून को अपनी लंबी जीभ से चाटने लगी। आकाश और विजय दोनों ही एक साथ कांपते हुए चीख पड़े और भागने की कोशिश में महल के दरवाजे की ओर दौड़े, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया, इतना तेज कि दीवारें कांप उठी। विजय का सब्र टूट चुका था। उसने आकाश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैंने पहले ही कहा था, इस महल में कुछ बहुत अजीब है, लेकिन नहीं, हमने उस बूढ़े की बात को भी मजाक समझ लिया। अब देख, आज हम दोनों अपनी मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। हाँ, मैं मानता हूँ यार, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में पश्चाताप और हड़बड़ी तैर रही थी। तू मुझे उस डायन से बचा ले, प्लीज। विजय बिना कुछ बोले इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर महल की एक कोने पर पड़ी। दीवार पर एक औरत की तस्वीर टंगी हुई थी, जो धूल और जालों से पूरी तरह ढकी हुई थी। विजय और आकाश धीरे धीरे तस्वीर के पास गए। तस्वीर के आगे मकड़ी के जाले ऐसे फैले थे मानो उनमें कोई अनसुलझी साजिश छुपी हो। विजय ने जैसे ही जाला हटाया, तस्वीर का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी सांसें रुक गईं। तभी उसने चीखते हुए एक नाम पुकारा, उर्मिला। लेकिन कैसे? उर्मिला? कौन उर्मिला? विजय की आंखों में अतीत के जख्म उभर आए। उसने धीमी टूटी हुई आवाज में सच उगलना शुरू किया। यह तब की बात है जब मैं 2 साल पहले भोपाल की कमला यूनिवर्सिटी में बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। उर्मिला भी उसी कॉलेज में पढ़ा करती थी। मैंने चालाकी से उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। एक रात मैं उसे अपने घर ले आया।
और हमारे बीच वो संबंध बन गया जिसके उसने शायद कल्पना तो की थी, पर निभाने की जिम्मेदारी मैं कभी उठाना नहीं चाहता था। कुछ महीनों बाद उर्मिला गर्भवती हो गई। वो मुझसे शादी करने के लिए जिद करने लगी। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी, मानो हर शब्द उसके गले में चाकू की तरह अटक गया हो। मैंने एक नकली शादी का प्लान बनाया। इस शादी को अंजाम देने के लिए खैरा सुनसानी महल को चुना। इस नकली शादी में मैंने सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को आमंत्रित किया था। बेचारी उर्मिला सोच रही थी कि हम हकीकत में शादी कर रहे हैं, लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि मेरा प्लान कुछ और ही है। वो इन सब बातों से अनजान दुल्हन के रूप में सजी हुई थी। विजय का सच अब डर का आकार ले चुका था। उसकी आवाज हॉल की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। पंडित मंडप पर बैठा हुआ था। मेरा प्लान फुल प्रूफ था। मैं मंडप पर बैठा था और उर्मिला जैसे ही मेरे पास बैठने लगी, एक तरल पदार्थ उसकी हर तरफ फैलने लगा और फिर मंडप पर जल रहे हवन की अग्नि के संपर्क में आते ही उर्मिला का पूरा शरीर उस आग में झुलसने लगा। वो दर्द से चीख रही थी। वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सभी मेरे भाड़े के लाए हुए मेहमान थे। इसलिए किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बेचारी तड़पती हुई मंडप पर अधमरी पड़ी हुई थी। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। मैंने गुस्से में उसकी गर्दन दबा दी। वहीं पर उसकी सांस रुक गई। विजय की आवाज टूटने लगी। उस वक्त गुस्सा मेरे दिमाग पर हावी था। मैं ये सोच भी नहीं पाया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं बस उर्मिला से किसी भी हाल में छुटकारा पाना चाहता था। इस बात को आज पूरे 2 साल हो गए। मैंने सोचा कि उर्मिला से मुझे छुटकारा मिल गया, लेकिन मैं गलत था। आकाश की आंखें फटी रह गईं और तभी कड़कड़ाहट, किसी हड्डी के मुड़ने जैसी आवाज आई। विजय ने डर से गर्दन घुमाई और उसके सामने वो थी उर्मिला, दुल्हन के रूप में, लेकिन अब इस दुनिया की नहीं, नर्क की दुल्हन। उसका चेहरा आधा जला हुआ, होठों से काला खून टपकता हुआ। उसकी आवाज किसी कब्र की मिट्टी से उठी धमकी जैसी थी। तुझे क्या लगा विजय, तू मेरे हाथों से बच जाएगा? तेरे घर में लगी ईश्वर की मूर्ति ने तुझे इतने दिनों तक जिंदा रखा। मैं जानती हूँ तू नास्तिक है, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले आस्तिक है। इसी वजह से तू इतने सालों से बचा हुआ था, पर अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। उसके नुकीले दांत बाहर निकल आए। उसके नाखून किसी जंगली जानवर जैसे लंबे हो गए और तभी नुकीले नाखून से विजय के सिर से उखाड़ दिया। विजय का शरीर छटपटाते हुए एक और गिर पड़ा और सिर लुढ़कता हुआ आकाश के पैरों के पास। महल विजय को ऐसे निगल गया जैसे पाप को कभी याद ही ना रखा जाए। आकाश के आंखों के सामने विजय का सर पड़ा हुआ था। सिर से निकलता खून उसके आसपास फैलने लगा था। डर के मारे उसकी टांगे थर थर कांप रही थी और तभी अचानक उर्मिला की आत्मा झटके से उनके चेहरे के सामने आई।